गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। वैसे ही आप सभी को पता है कि आज से हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्रैश कोर्स जो है वो जो एग्ज़ाम आपका 2020-21 का उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं हम, जिसमें हम थोड़ा डीपली में जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बार जो सिलेबस है वो 60% आना आपका पेपर के अंदर, यानी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। एमएससी परिवेश के लिए मैथ्स का पेपर जो है वो 3rd स्टार्ट कर रहे हैं हम, पेपर 3rd, जिसके अंदर हम स्पेशल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल फंक्शन के अंदर आपके 2 यूनिट हैं। पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन में आपकी जो हैं वो 2 यूनिट हैं, तो हम वो 2 यूनिट कवर करेंगे स्पेशल फंक्शन के अंदर। तो स्पेशल फंक्शन के अंदर पहले कुछ चीज़ें नोटेशंस वगैरह जो आपको यूज करने होंगे इस यूनिट में। यूनिट 4th आपके पेपर की, यूनिट 4th गोस हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन। हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन। तो गोस हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें कुछ फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। एक तो गामा फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला यूज होगा। गामा फंक्शन जो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि गामा फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला होता है, उसको गामा एन से डिनोट करते हैं। गामा एन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e की पावर -x इंटू एक्स की पावर n-1 dx। ये जो n होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो गामा एन का फॉर्मूला ये था। उसके बाद अगर इसमें e की पावर -x की जगह e की पावर -α आ जाए तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e की पावर -αx इंटू एक्स की पावर n-1 dx। अगर इंटीग्रेशन ये हो जाए तो उस केस में फॉर्मूला देगा गामा एन अपॉन अल्फा की पावर n। डिटेल में आपने फर्स्ट में पढ़ा है, तो हमारे इतने यूज होने वाले हैं। तो जो चीज़ें यूज होंगी मैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो e की पावर -αx एक्स की पावर n-1 dx इक्वल टू ये होता है गामा एन अपॉन अल्फा की पावर n। तो अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन आएगा उस केस में हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। गामा एन जो है तो गामा n+1 बराबर होता है n गामा n। गामा n+1 इक्वल टू n गामा n होता है। एक गामा n+1 बराबर है फैक्टोरियल n भी होता है, फैक्टोरियल n। तो गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल हो जाएगा। तो गामा फंक्शन जो है इसमें ये थी, एक गामा हाफ की जो वैल्यू है वो यूज आएगी कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है √π। तो ये तो हुआ गामा फंक्शन। एक फंक्शन होता था हमारा बीटा फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन लेते हैं हम बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो दूसरा है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन जो होता है उसको बीटा mn से डिनोट करते हैं। उसका जो नोटेशन है वो होता है बीटा mn, और बीटा mn की जो लिमिट होती है, जैसे गामा की लिमिट होती है 0 से इन्फिनिट, ध्यान में रखनी है, और बीटा mn की लिमिट होती है 0 से 1। x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। और यहाँ भी जो है m और n जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो ये होता है बीटा mn का फॉर्मूला। उसके बाद बीटा और गामा में रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, तो इनके अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है कि बीटा mn को अगर गामा की फॉर्म में लिखें
तो ये बनेगा गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, गामा एम प्लस एन। उसके बाद एक यहां डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज होगा। डुप्लीकेशन फॉर्मूला तो वो होता है गामा 2z बराबर 2 की पावर 2z माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पाई गामा जेड इंटू गामा जेड प्लस हाफ। तो ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला कि अगर कहीं भी गामा जेड और गामा जेड प्लस हाफ जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं तो अगर इसमें ये निकालना हो आपको तो ये भी निकाल सकते हैं कि गामा जेड इंटू गामा जेड प्लस हाफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाई इंटू गामा 2z अपॉन 2 की पावर 2z माइनस 1। तो किसी भी फॉर्म में याद रखो आप इसको, या तो इस फॉर्म में याद रखो या नीचे वाली फॉर्म में याद रखो कि गामा 2z इक्वल टू 2 की पावर 2z माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पाई इंटू गामा जेड प्लस हाफ होता है। तो ये होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके यूज होने वाली हैं। एक यहाँ अगला सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट चेम्बर सिंबल। द पोस्ट चेम्बर सिंबल, इसको अल्फा 7 से डिनोट करते हैं और अल्फा 7 इक्वल टू होता है गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा, गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा। या हम ये कहें कि अगर इसमें n बराबर 0 पुट कर दूं तो अल्फा सब 0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, गामा अल्फा अपॉन गामा अल्फा यानी 1 हो जाएगी। तो अल्फा सब 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आएगी। ऐसे ही अल्फा 7 बराबर है अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 एंड सो ऑन अल्फा प्लस n माइनस 1 होता है। इसका जो फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। तो ज़्यादातर इस फॉर्म में यूज किया जाएगा कि अल्फा 7 बराबर गामा अल्फा प्लस n अपॉन गामा अल्फा। अल्फा 0 के ऊपर जो है वो आपको वैल्यू जो है वो 1 देगा और अल्फा 7 जो है वो ये होता है। ये क्यों आया, क्योंकि अगर इसको अल्फा गामा अल्फा प्लस n को हम फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, इसको फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो कैंसिल होके हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने जैसा बताया कि हम आपको थोड़ा सा क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो इन सब चीज़ों का हम यूज करेंगे। तो अब आते हैं हम गॉस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, या गॉस हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज भी बोलते हैं हम। गॉस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन बोलो, हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन जो होता है इसको जो है वो हम 2f1 a, b सेमीकोलन c सेमीकोलन z से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट में ABCZ बोलूँगा कि यहाँ सेमीकोलन आएंगे, यहाँ कोमा आएगा। इसका मतलब ये है कि a और b दो सिंबल ऊपर आएंगे, फिर सेमीकोलन मतलब एक सिंबल नीचे आएगा और फिर वापस सेमीकोलन है तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट a7 b7 अपॉन फैक्टोरियल n c7 z की पावर n। तो ये आपका गॉस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन है। हालांकि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्रैश कोर्स के हिसाब से, बस आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2f1 ABCZ का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है कि 2f1 2 का मतलब दो सिंबल ऊपर आएंगे, एक सिंबल नीचे आएगा, जो 3 सिंबल हैं इनमें से, और ये आपका वेरिएबल है। तो समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a7 b7 अपॉन फैक्टोरियल c7 z की पावर n। वेयर a7 का मतलब मैंने जो ऊपर बताया था अल्फा 7 का मतलब वही होता है कि a7 का मतलब होगा गामा a प्लस एन अपॉन गामा ए, गामा a प्लस एन अपॉन गामा ए। ऐसे b7 का हो जाएगा और c7 का मतलब हो जाएगा
कि बी सब एन का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा गामा बी प्लस एन अपॉन गामा बी, और सी सब एन का जो मतलब होगा वो हो जाएगा गामा सी प्लस एन अपॉन गामा सी। तो कहीं भी अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन फॉर्मूले से इसको खोल लेंगे, उसके बाद इसको फैक्टोरियल में वगैरह में चेंज कर लेंगे। तो यह है गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछता है कि जो गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है कि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग करता है वो एग्जाम में या तो आपको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन देके उसको प्रूव करवाता है, या कई बार इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आपसे खुद से लिखवाता है कि वो कहेगा राइट द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 abcz एंड प्रूव इट। इसको आप खुद ही लिखिए और खुद ही प्रूफ कीजिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम इसके इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की, जो कि उस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के बगैर बाकी क्वेश्चन भी नहीं हो सकते। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करने पड़ेंगे, तो वैसे भी आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम की दृष्टि से भी उसको ध्यान में रखना है। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 abcz, इसका जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 2f1 abcz इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 माइनस टी की पावर c माइनस b माइनस 1 माइनस जेड टी की पावर माइनस a dt। वेयर कंडीशन है, वेयर रियल पार्ट ऑफ c ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ b ग्रेटर देन 0 एंड मोड z लेस देन 1। ये इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम या तो ये साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड लेके चलें इसकी, और राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ, या हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड ले आएँ। दोनों मेथड, किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ वी नो दैट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं कि 2f1 abcz 2f1 abcz बराबर होता है समीशन n इक्वल टू 0 to infinite a सब n b सब n फैक्टोरियल n c सब n z की पावर n, z की पावर n। तो ये हमारे पास गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है। उससे हम जानते हैं कि गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि 2f1 abcz बराबर ये होगा। अब यहाँ क्योंकि मुझे इसको ध्यान में रखना है तो गामा सी चाहिए, गामा बी चाहिए। तो जो बी सब एन है और सी सब एन है इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन n इक्वल टू 0 to infinite a सब n को एज इट इज रखूँ, फैक्टर n को भी एज इट इज रखूँ। b सब n का मतलब हो जाएगा गामा b प्लस n अपॉन गामा b, और c सब n का मतलब हो जाएगा गामा c प्लस n अपॉन गामा c आएगा तो ऊपर चला जाएगा इंटू z की पावर n। ये हो जाएगा 2f1 abcz में से मैं गामा सी अपॉन गामा बी बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा समीशन n इक्वल टू 0 to infinite a सब n गामा b प्लस n अपॉन फैक्टर n गामा c प्लस n z की पावर n। फिर इसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, गामा सी गामा बी इंटू समीशन n इक्वल टू 0 to infinite a सब n गामा b प्लस n फैक्टोरियल n गामा c प्लस n z की पावर n को गामा c माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। फिर हमें गामा c माइनस बी चाहिए, तो यहाँ से जो नीचे वाला गामा c माइनस बी है वो मैं बाहर ले लूँ तो गामा c माइनस बी समीशन n इक्वल टू 0 to infinite a सब n गामा b प्लस n गामा c माइनस बी अपॉन फैक्टर n गामा c प्लस n इंटू जेड की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ गामा c गामा b गामा c माइनस बी समीशन n इक्वल टू 0 to infinite a सब n जेड की पावर n फैक्टर n
और इसमें से गामा बी प्लस एन इंटू गामा सी माइनस बी अपॉन गामा सी प्लस एन को एक साथ कर ले। तो यहाँ से ये बीटा एम एन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ गामा सी गामा बी गामा सी माइनस बी इंटू समीशन एन इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट ए सब एन जेड की पावर एन फैक्टर एन इंटू बीटा बी प्लस एन सी माइनस बी। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसमें मैं बीटा एम एन का फॉर्मूला खोल दूं तो ये हो जाएगा 2f1 ए बी सी जेड इक्वल टू गामा सी गामा बी गामा सी माइनस बी इंटू समीशन एन इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट ए सब एन जेड की पावर एन फैक्टर एन। तो बीटा एम एन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर m माइनस 1 का मतलब b प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर c माइनस बी माइनस 1 डी। ये हो जाएगा। इसके बाद हम इंटीग्रेशन और समीशन को इंटरचेंज कर लें तो ये हो जाएगा गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर केवल मैं b माइनस 1 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस टी की पावर c माइनस बी माइनस 1। जो बचेगा वो हो जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट ए सब एन अपॉन फैक्टर एन इंटू जेड टी की पावर n डी। क्योंकि इसमें जो t की पावर n था और t की पावर b माइनस 1 को अलग अलग कर लिया तो t की पावर b माइनस 1 तो यहाँ गया, t की पावर n मैंने z के साथ ले लिया। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ बाइनोमियल थ्योरम से आपके पास फॉर्मूला होता है समीशन n इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट एल्फा सब एन अपॉन फैक्टर एन एक्स की पावर n हो तो ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एल्फा। कि अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से मैं खोलूँगा कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन से तो उसे शॉर्ट में ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर यही चीज़ यहाँ ऐसा होता समीशन n इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट माइनस एल्फा सब एन अपॉन फैक्टर एन माइनस एक्स की पावर एन, तो जो माइनस है वो प्लस में चेंज होता है 1 प्लस एक्स की पावर एल्फा बन जाएगा। उस केस में ये बन जाएगा। तो यहाँ मुझे ये वाला है मेरा फॉर्मूला कि ए सब एन की जगह एल्फा आ रहा है ए की जगह और एक्स की जगह जेड टी आ रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ गामा सी गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर b माइनस 1 माइनस टी की पावर c माइनस बी माइनस 1 इंटू 1 माइनस जेड टी की पावर माइनस ए डी। ये लिखता हूँ। यही आपका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था कि 2f1 ए बी सी जेड का जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ये आएगा।